क्या आपने सीएम से भी गुहार लगाई? सीएम का इस पर क्या कहना था सर? वो सर ऐसा है, हमारा जो कैडर है बहुत डिसिप्लिन कैडर है, हम हमेशा हम वर्दीधारी भी रहे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ इंजस्टिस होता है वहां हम अपना बात कहते हैं और मर्यादा के अंतर्गत करते हैं। हम सीएम के भी आ गए थे, अपना फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब के भी गए थे, लेकिन मर्यादाओं के अंतर्गत हमने तमाम अपने विकल्प टटोने। चैनल्स को फॉलो करते हैं, जी हम जी चैनल्स को फॉलो करते हैं, हम जी मर्यादा को। वर्दी की आपने बात करी है, आपने बात करी है फॉरेस्ट की, और जी मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकता हूं सर, क्योंकि हम भी जंगल, हमारा डीएनए जंगली है, हम जी पहाड़ से हैं। और मैं जानता हूं कि हम एक नेशनलाइज पोर्टल पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज का मुद्दा, जैसे आपको मैंने बताया था, ये इमोशनल है हमारे लिए और हमारे सारे लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। प्लीज अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ इस प्रोग्राम को देखिएगा, सुनिएगा कि क्या कह रहे हैं हमारे लोग, हमारे अग्रज, हमारे बड़े आज हमारे साथ अपना दर्द व्यक्त करने आ रहे हैं। ये वर्दीधारी लोग हैं, ये रोज। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू टैपिंग्स लाइव्स मिसफायर। इस एपिसोड में आज जो हम बात करेंगे वो आपके लिए खास पेशकश है। मैं चाहूंगा आपका ध्यान इस एपिसोड में ज्यादा बना रहे, क्योंकि बात हो रही है उन हाथों की जो छोटे में हमारे हाथ में कभी चॉकलेट रख दिया करते थे, कभी 100 रुपए का नोट थमा दिया करते थे, दिवाली पर मिठाइयों का डब्बा लेके आते थे, और जब हमें फल पसंद नहीं आते थे तो चुपके से 10 रुपए का नोट हमारे हाथों में थमा के जाने वाले हाथों की कहानी आज मैं आपके पास लेके आया हूं। देखिए, बहुत आसान होता है हम लोगों को सोसाइटी को कैटेगराइज कर देना, जो कि एक आम बात है भी। जो सरकार है वो ज्यादातर समाज से अलग बैठती है, और कहीं ना कहीं हम अपनी कंफर्टेबिलिटी में जो सरकार के लिए काम करते हैं, सरकारी नुमाइंदे हैं, उनको भी सरकार के साथ ही कटघरे में खड़े कर देती है, और भूल जाते हैं हम कभी कभी कि वे भी एक समाज का हिस्सा है और उनके साथ होने वाली समस्याओं पर हम कभी ध्यान नहीं दे पाते। तो आज हम आपके साथ लेके आए हैं कुछ ऐसी ही कहानी। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में हमारे ही अग्रज, हमारे ही बड़े आज एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिसके बारे में आम आदमी को नहीं पता है, क्योंकि सरकार बड़ी ही आसानी से बोल देती है कि पब्लिक डोमेन में वो बातें नहीं लाई जाएंगी, या उन सरकारी लोग, सरकारी महकमे के लोग अपनी बात लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर कर पाएंगे, नहीं शेयर कर सकते। और ये बड़ी खतरनाक बात है। खतरनाक बात इसलिए कि जब उनके साथ कोई गलत होता है तो उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता। आपको याद होगा, आप और हम भी जब सरकार से काम निकलवाने की बात आती है तो ऐसे माहौल में बड़े अफसरों के पास ही जाते हैं, लेकिन जो अफसरों के अलावा सरकारी लोग हैं उनके साथ होने वाले अत्याचारों की कहानी वहीं की वहीं दबती रह जाती है। आज हम आमंत्रित कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी को, जो कि फॉरेस्ट विभाग में उत्तराखंड के काम करते रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उत्तराखंड में फॉरेस्ट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बनाने के लिए और फॉरेस्ट के लिए काम करते हुए गुजारी है। गुलवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। गुलवीर सिंह जी ने न केवल फॉरेस्ट के लिए काम किया है, आज वो रिटायर हो चुके हैं, और बड़ी बात यह है कि सरकार ने उनकी पेंशन रोक दी है। क्यों रोकी है ये जान के आपको आश्चर्य होगा। क्यों रोकी है, किस तरह से रोकी है, आपको शायद हंसी भी आ सकती है, लेकिन उन परिवारों को कोई हंसी नहीं आ रही है जिनके घरों में कई दिनों से पेंशन नहीं आई है। मैं शुरू करूंगा गुलवीर सिंह जी से। गुलवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप समय निकाल रहे हैं हमसे बात करने के लिए, क्योंकि महज इत्तेफाक नहीं है कि कोई समय निकालकर ऐसी बात पर टीवी पे या पब्लिक डोमेन पर बात करे। लोग डरते हैं। मैं चाहूंगा गुलवीर सिंह जी आप बताएं कि ये क्या कहानी है, क्या क्या बात है ये सिक्स पे कमीशन की वजह से जो आपको आपकी सैलरीज मिलनी शुरू हुई थी, इंक्रीज सैलरीज मिलनी शुरू हुई थी। सरकार ने कहा था कि जिन लोगों ने इतने साल तक सरकार की मदद करी है, गवर्नमेंट की मदद करी है, देश को चलाने में सहायता दी है,
उनके लिए बहुत सोच समझकर और बहुत दिमाग लगाने के बाद, कई सालों के इंतजार के बाद आया था 6 पे कमीशन, और उन पैसों को आपसे छीन लिया गया। प्लीज बताइए क्या कहानी है, क्या स्टोरी है? नमस्कार, मैं अपनी बात इस तरह रखना चाहूँ। मैं गुरवीर सिंह हूँ और मैं लगभग 38 वर्ष की सेवा के पश्चात वन विभाग उत्तराखंड से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और मैं प्रभागी वनाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और उससे पूर्व मैंने जो अपनी सेवा प्रारंभ की थी वो DDR यानी सीधी भर्ती संवर्ग के रेंजर से की थी 1981। और समय समय पर जो पे की जो व्यवस्थाएं रही हैं उसमें 8-3-11 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि उसमें जो है 2 पदों टाइम स्केल हुआ करता था उस वक्त, और उसमें 2 पदोन्नति के पद का हमें मिलता था 10 और 14 में। उसके बाद बड़ा जद्दोजहद हुआ, मंथन हुआ, और लोगों ने अपना जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने अपनी पीड़ा परेशानी बताई। तो 6 नवंबर 2013 को एक नया सवेरा हुआ और उसमें ये हुआ कि आपको जो 4800 से ग्रेड पे कम वाले हैं उनको जो है तीसरे पद की पदोन्नति का वेतनमान मिलेगा, मतलब 26 वर्ष की सेवा के पश्चात। 26 वर्ष की सेवा के पश्चात जो वेतन कम था 6 पे कमीशन की वजह से 6 नवंबर 2013 6 नवंबर को एक उम्मीद जागी जिसकी वजह से आपके वेतन वृद्धि हुई उस हिसाब से, जिसको बोल सकते हैं हम प्रमोशनल पे आपको मिलना शुरू हुआ। और ये सरकार की तरफ से दिया गया था, ये सेंटर की तरफ से दिया गया। ये ऐसा था कि चूंकि हमारे टाइमली प्रमोशंस नहीं हो पा रहे थे तो एक आई वॉश था कि उन्होंने कहा कि आपके प्रमोशन चूंकि बहुत सारे कारण जो भी हो सकते हैं उसको देखते हुए आपको जो फाइनेंशियल आपका जो 3rd प्रमोशनल पोस्ट है कम से कम आपको उसका जो फाइनेंशियल वो है अपग्रेडेशन कर दिया जाए। तो इस भावना जी, उसके बाद ये हुआ कि हमारे तत्कालीन जो PCCF होते हैं तत्कालीन, उन्होंने बड़े उसके मंथन के बाद पूरा आत्ममंथन किया, पूरा उन्होंने तमाम नियम कायदे देखे, तो उन्होंने एक 30 जनवरी 2014 को इस तरह का एक उन्होंने ये सब मतलब सारे जांच प्रक्रिया अपनाते हुए एक इस तरह का हमें ग्रांट आदेश किया काफी लोगों को। और उसमें हमें जो है 3य पद जो हमारा होता है रेंजर से, फिर ACF, देन DCF, देन CF कंजर्वेटर फॉरेस्ट, उसका हमें जो है ग्रेड पे 8900 के दिया जाना था। उन्होंने ये शर्त के साथ 8700 हमें ग्रेड पे दिया क्योंकि हमारे जो डायरेक्ट ACF आते हैं उसका जो है 8700 होता था, तो एक थोड़ी एनोमली हो रखी थी उससे। जस्ट टू नॉर्मल भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में बताइए कि आपकी पे ग्रेड बढ़ी, आपको इंक्रीज सैलरी आने लगी, उसके बाद शासन ने कुछ आपके साथ नई शर्तें रखनी शुरू की। ये 4 वर्ष तक चलता रहा, सिलसिला चलता रहा और हमको 8700 GP ग्रेड पे के हिसाब से अपना वेतन मान सभी को मिलता रहा। तो एक अकस्मात ये आता है, ये दिसंबर 2017 में आफ्टर लैप्स ऑफ 4 years उसमें ये सपना होता है कि ये इनको गलत मिला है, उनको 7600 मिलना चाहिए और दे हैव ड्रॉन एक्सेस पेमेंट, तो उसकी भी रिकवरी की जाए और इसको जो है इनको 7600 से आगे से दिया जाए। तो सरकार ने बोला कि आपको एक्सेस पेमेंट मिल गई है और उसकी रिकवरी होनी चाहिए। रिकवरी होनी चाहिए जी। और ये जो आपको जो पेमेंट मिली थी वो भी 6 पे ग्रेड के हिसाब से मिली थी। 6 पे कमीशन क्लियरली बोल रहा था कि जिनकी टर्म्स ज्यादा हो चुकी हैं उनको टाइमली प्रमोशन नहीं मिला है। अगर उस जगह पर, ये दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर उस डिपार्टमेंट में कोई उनके आगे प्रमोशन की स्थिति है, उनके आगे कोई प्रमोशनल पोस्ट है, तो उनको वो प्रमोशन मिलना चाहिए। उसको प्रमोशन का एक्चुअली पे मिलना चाहिए, नॉट प्रमोशन बट पे मिलना चाहिए। ये 6 पे कमीशन कहता था। वह कुछ इस तरह की 4 साल तक सैलरी मिली, 4 साल तक सही था। लेकिन दूसरी सरकार आने पर, उत्तराखंड में दूसरी सरकार आने पर नई सरकार ने सोचा कि इन लोगों को एक्सेस पे, जो ये एक्सेस पे मिल रही है और इनको ये पे नहीं मिलनी चाहिए। ग्रेड पे उनको 7600 मिलनी चाहिए जो होती है, उनका गलत कैलकुलेशन था एक तरह से। और फिर उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, उनको पत्र लिखा था हमारे PCCF ने कि इस एनोमली का आपके इस तरह से निराकरण चाहते हैं। तो ये निराकरण हुआ हमारा 11 अप्रैल 2018 को। और उत्तराखंड शासन ने ये कहा कि इनको जो है जो सीधी भर्ती संवर्ग के रेंजर है
जिनका ग्रेड पे 48 मौलिक रूप से 4800 होता है, तो उनको जो तृतीय जो प्रोपोर्शनल पोस्टल कंजर्वेटर है और उसका जो 8900 जो ग्रेड पे है वो उनको दिया है और दिया जाए। तो उसके बाद क्या होता है कि जो पीसी सब महोदय हैं वो उनकी मंशा किसी तरह थी नहीं उनकी, और वो एक अपना जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनसे वो करते हैं, और उनसे मिलके 4 मई 2018 को उन्होंने तमाम इसमें ये अनायास ही करते हुए उन्होंने एक आदेश कराया फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त विभाग उत्तराखंड शासन से कि नहीं, ये जो डीडीआर है इनको वास्तव में 7600 ही दिए हैं और इनको 8900 दिए नहीं है। ये सब हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जी, अब हाईकोर्ट जी अभी नहीं, अब हाईकोर्ट जाएंगे अब इसके बाद जी। उसके बाद क्या हुआ कि अब तक तो इनको ये था नहीं, इन्होंने 8 मई 2018 को अपना भी एक आदेश कर दिया पीसीसीएफ में कि इनको 7600 दिया जाए और उनकी रिकवरी की जाए। तो इसी दौरान हमारे बहुत सारे जो साथी थे वो एग्रीव थे, वो हाईकोर्ट दे मूव्ड हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में जाने के बाद हमें रिलीफ मिला। उन्होंने जो दोनों उनके जो 4 मई 2018 और 8 मई 2018 ये दोनों सेट असाइड कर दिए, और फिर ये हुआ कि हमें 8900 ही हमें एंटाइटल्ड है वो मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने फिर भी वो 8900 आपको नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो सैलरी कटी हुई थी वो भी आपको नहीं दी वो। और उसमें ये भी कहा उन्होंने, नहीं हाईकोर्ट में गए और उन्होंने ये भी कहा कि दी रेस्पोंडेंट्स विल प्रोसीड अगेन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस। लेकिन मैं कॉमन लोगों की बात करूं तो कॉमन लोगों के हिसाब से जो हमें समझने के लिए जो आसानी हो, आपको हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, हाई कोर्ट ने बोला आप सही है, आपकी सैलरी में आपको मिलनी चाहिए, आपकी जो ग्रेड आपको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने वो फिर भी आपको नहीं दिया। क्या मैं सही? नहीं, यू आर राइट सर जी। ठीक है। और सर इसके बाद आपका जो पीएफ है, आज आप रिटायर हो चुके हैं जी जी जी, आज आप रिटायर्ड हैं। रिटायरमेंट होने के बाद भी आपसे ये उगाही करने की वजह से आपसे आपका पीएफ रोका हुआ है। Am I right? मैं थोड़ा सा आई वांट जस्ट टू ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जब इस 21/9/18 को इन अकॉर्डिंग विद लॉ को हम 21 सितंबर 1918 को इन्होंने शोकॉज नोटिस दिया हमको पीसीसीएफ ने कि आप बताइए आपको क्यों दिया जाए इतना 8900, और दी सेम डे हमारे जो जाने थे रिप्रेजेंटेशन जाने थे वो लिए भी नहीं, और इसी दौरान उसी दिन द सेम डे ही इशूड अनदर ऑर्डर डिसाइडिंग अवर फेट कि नहीं आपको जो है ये 8900 जो है ये दे नहीं है, ये 7600 ही आप एंटाइटल्ड है। मतलब सेम डे वो हमें इनवाइट कर रहे हैं और सेम डे ही इज डिसाइडिंग द केस। अच्छा, उसी दिन आपसे पूछा गया कि आपको मिलना चाहिए, आपके जवाब का इंतजार नहीं करा, और उन्होंने और हाई कोर्ट का, जबकि हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि आपको इंक्रीज पे ग्रेड देना चाहिए, उसके बाद भी आप जवाब तलब करते हैं। मतलब हमारे आज की डेट में हाई कोर्ट में चला जाए, हाई कोर्ट से रिलीफ भी ले आए, कोर्ट से रिलीफ ले आए, शासन उसको दबाने की पूरी चेष्टा करता है। दिस इज ऑल एन ऑटोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग, ये भी कहना चाहता हूँ पीसीसीएफ के पार्ट पे, क्योंकि हाई कोर्ट्स ने इतने क्लियर कट डायरेक्शन दे रखे हैं, और हमारा अच्छा एक इन्होंने ये किया कि हमें कभी भी उन्होंने सुनने का मौका नहीं दिया नेचुरल जस्टिस का। हाई कोर्ट मेंशन भी किया कि इनको जो नेचुरल जस्टिस है इनको हियरिंग करिए और इनको जो है तब डिसाइड करिए नेचुरल जस्टिस। तो सर हुआ क्या जब उसके बाद आप रिटायर हुए? जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए प्रॉब्लम्स किस तरीके से आगे आती हैं। अब गुलवीर सिंह जी रिटायर हो चुके हैं जी। गुलवीर सिंह जी रिटायर होने के बाद हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हॉस्पिटलाइज रहे, डेंगू की महामारी फैली थी, बहुत बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल भी मैक्स हॉस्पिटल में उनको रहना पड़ा। मैक्स हॉस्पिटल जैसे आप जानते हैं बहुत ही महंगा हॉस्पिटल है। करीब कितना टाइम रहे होंगे सर आप? मैं सर आई वाज देयर फॉर a month there, for a complete 1 month there. और ये सर I am grateful that my son is serving the nation as in army as a lieutenant colonel, और उसकी वजह से मुझे जो भी खर्चा वर्चा था, बहुत खर्चा हो गया था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा उसकी तरफ से सपोर्ट मिल गया, और नहीं तो मेरे और भी बुरे हालात हो सकते थे सर इस कंडीशन में। सर इसका मतलब तो ये है कि अगर आपके बेटे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, घर पे खर्चा आ रहा है, इसकी वजह से शायद आप तकलीफें तो क्यों नहीं हुई होंगी सर, लेकिन फिर भी आप उसको मेंटेन कर पाए। लेकिन
इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ऐसे कई सारे और लोग होंगे जिनकी पेंशन रुकी हैं। मैं आना चाहूंगा सुरेंद्र सिंह जी के पास। सुरेंद्र सिंह जी, और भी कई लोग होंगे जो परेशान होंगे सर जी। और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको मतलब क्या स्थिति क्या है सर अभी बनी हुई है? जी। हाई कोर्ट ने आपको रिलीफ दे दिया। हाई कोर्ट ने बोला है कि आपको आपका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। सरकार नए रूल्स पे रूल्स ला रही है, और मैं रूल्स भी नहीं बोलूंगा, गाइडलाइंस भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वो एक ऐसा तांता बुन रही है जिसके तहत आप फंस जाएं या आपका समय बस जाता रहे। तो आपको लगता है क्या ये न्याय हो रहा है, ये न्याय प्रणाली है? और ऐसे कितने लोग आपके साथ होंगे सर जिनके साथ ये परेशानी है? और क्या अगर ये जो पेंशन ये इंक्रीज पे ग्रेड अगर देने की बात हो रही है, क्या ये सबके साथ लगा है कि सबको ही नहीं मिला, या ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मिला है और कुछों को नहीं मिला? धन्यवाद पंत जी। आप संभवतः पहले व्यक्ति हैं 1.5 वर्ष के अंतराल में मेरे सेवानिवृत्ति के पश्चात जो इस विषय में वार्ता कर ले हैं। मैं आपका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह है, कृपया इसे संशोधित कर लें। वर्ष 1980 में मैंने एक फॉरेस्ट रेंजर के रूप में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चयनित होकर सेवा ज्वाइन की थी। उस समय मैं एक युवा था, मेरे अंदर बहुत उत्साह था, उमंग था, मेरा कई और सेवाओं के लिए भी चयन हुआ था। किंतु जैसा कि हम एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति रहे हैं तो हमें ये ज्यादा आकर्षक लगा वनों की सेवा के लिए, हम इस तरफ आए। निरंतर सेवा करने के पश्चात और संतोषजनक सेवा करने के बाद भी हमको कोई पदोन्नति 1995 तक नहीं मिली। तत्समय जो वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू थी पे कमीशन की, उनके अनुसार हमें फर्स्ट टाइम स्केल मिला 1995 में। उसके बाद दूसरा हमको टाइम स्केल मिला 2005 में, और जो अगला पे कमीशन आया उसने टाइम स्केल की बात खत्म कर दी और उसने कहा कि इनको एसीपी दिया जाए। तो एसीपी के रूप में हमको 6600 पे ग्रेड का वेतन मिला, जो कि बाद में 7600 में संशोधित हुआ। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2013 नवंबर में एक आदेश किया कि 4800 या उससे नीचे ग्रेड पे के जो सरकारी कर्मचारी सीधी भर्ती वाले हैं उनको 3 अगले पदों का पदोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। हमारे तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक श्री डॉक्टर RBS रावत ने उस शासनादेश को विचार करते हुए, मंथन करते हुए हम लोगों को कंजर्वेटर का वेतनमान, जो कि हमारा तृतीय प्रोन्नत पद है, वो हमको स्वीकृत किया वर्ष 2014 में। ये 8700 ग्रेड पे का वेतन हमें इस दशा में दिया गया था क्योंकि जो कंजर्वेटर का ग्रेड पे है वो 8900 है और हमको 8700 ये कहते हुए दिया गया था कि जो हमारे सीधी भर्ती वाले साथी हैं, सहायक वन संरक्षक कैडर, वो इस पे आपत्ति कर रहे हैं और इस पे शासन से जैसे ही स्पष्ट निर्देश मिलेंगे आपको उस पे दिया जाएगा। तत्पश्चात वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक हमें ये मिलता रहा और इसमें कोई आपत्ति या किसी तरह की कोई परेशानी शासन की तरफ से या विभाग की तरफ से नहीं हुई। 2017 में PCCF जो हमारे विभागाध्यक्ष होते हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपको 8700 ग्रेड पे नहीं मिलेगा, आपको 7600 मिलेगा। उस 7600 ग्रेड पे हमारा जो है आदेश जारी हुए, उन आदेशों का शासन ने पुनरावलोकन किया और उन्होंने पुनः आदेश दिया कि इनको जो है 8700 ही ग्रेड पे मिलेगा। ये ग्रेड पे जब हमारा स्वीकृत किया गया था तो शासन से भी दिशा निर्देश मांगे गए थे। तत्पश्चात मुझे तिथि तो स्पष्ट इस समय ध्यान में नहीं आ रही, शासन ने भी निर्दिष्ट किया कि वन रेंजर संवर्ग का तीसरा पदोन्नति का पद वन संरक्षक है और इनको 8900 का ग्रेड पे दे है। इस बीच गंगा जी में काफी पानी बह चुका था। हमारे तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर RBS रावत रिटायर हो चुके थे। उसके बाद श्री SS शर्मा आए और दूसरी मुख्य प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर रंजना काला ने भी कई लोगों को ये ग्रेड पे स्वीकृत किया। ऐसा नहीं है ये किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का एक वो था, लेकिन जो लीगल उसका बेनिफिट था वो हमें मिला। तो सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सभी की पे ग्रेड्स काट दी गई या केवल कुछ ही लोगों को? मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूँ। सबसे बड़ा जो इसमें
अंधेर गर्दी है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके पश्चात हमारे नए प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा इनको 8,700 या 8,900 तो किसी हालत में दिया ही नहीं जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ये केवल जयराज जो प्रमुख वन संरक्षक हैं वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने इस पे अपनी आपत्ति और अपने प्रयास प्रारंभ किए शासन स्तर पे भी कि इनको ये ग्रेड पे न मिल पाए। उसके फलस्वरूप जो है हमारे कई लोग बीच बीच में रिटायर भी होते रहे। तो श्री जयराज के कार्यकाल से पूर्व और इनके कार्यकाल में भी कई लोगों को 8,700 ग्रेड पे के हिसाब से सभी सेवानिवृत्ति लाभ मिले और पेंशन भी मिल रही है। लेकिन एक समय के पश्चात जो हमारे वित्त नियंत्रक हैं, कोई मिस्टर जीवन चंद जोशी हैं, उन्होंने लोगों की जो सर्विस बुक वगैरह चेक की, उसको बिना किसी आदेश के और मनमाने ढंग से 7600 ग्रेड पे चेक किया। फलस्वरूप लोगों को 7600 ग्रेड पे मिला। अब आप मजेदार बात देखिए कि शासन से भी आदेश आ गया 8,900 ग्रेड पे का। जो हमारे प्रमुख वन सचिव वन थे उन्होंने कहा कि इनका 8,900 ग्रेड पे मिलता, तदनुसार उन्हें वेतन दिया जाए। और हमारे एक प्रमुख वन संरक्षक हुए हैं श्री SK दत्त, उन्होंने 8,900 ग्रेड पे का वनादेश भी जारी किया। उस वनादेश के क्रम में मैंने 8,900 ग्रेड पे ली। मैंने जो अंतिम वेतन लिया वो 8,900 ग्रेड पे से लिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, फिर वही वित्त नियंत्रक के स्तर से मेरा जो सर्विस बुक चेक की गई वो 7600 की गई, जबकि उस समय 7600 के लिए कोई आदेश नहीं था। तो फिर ऑटोमेटिकली आपको उन्होंने अभी मैं अपनी बात पूरी करूंगा। इसी दरमियान कुछ लोग माननीय न्यायालय चले गए और उन्होंने जो है माननीय उच्च न्यायालय ने श्री जयराज के विरुद्ध जो है अवमानना नोटिस जारी किया और वहां पे इनको क्षमा मांगनी पड़ी। उन काफी लोगों को इन्होंने 8,700 ग्रेड पे, जो कि उनकी लास्ट पे ड्रान थी, उसके अनुसार से रिटायरल बेनिफिट दिए। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा जो हमें सजा दी जा रही है ये किस दोष की सजा दी जा रही है। हमने पूरे 38 वर्ष से अधिक जो है बहुत ही अच्छी सेवा की है। हम अपनी सेवा के हर एक साल की कुछ न कुछ उपलब्धि गिनवा सकते हैं। सर, सरकार बोल रही है कि आप एक पर्टिकुलर रूल के अंदर नहीं फॉल करते हैं, आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर नहीं फॉल करते हैं, शायद इसीलिए वो आपको वो पे ग्रेड नहीं दे रही। ये कहानी क्या है सर? और मैं फिर जानना चाहूंगा कि क्या आपके डिपार्टमेंट और ऐसे ही तो दूसरे डिपार्टमेंट भी होंगे ना सर? दूसरे डिपार्टमेंट भी होंगे। ये केवल कुछ ही है, ये एक व्यक्ति विशेष का जो है पूर्वाग्रह और कुत्सित विचार है। बाकी जैसे अन्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, PWD है और फार्मासिस्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट में, उन्हें ये ग्रेड पे मिल रहा है। ये कोई ऐसा नियम इसमें कहीं आड़े नहीं आ रहा है। इसमें जो है व्यक्ति विशेष की सोच और उनकी डिटर्मिनेशन जो है वो आड़े आ रहा है। अगर इसी मामले का परीक्षण किसी दूसरे स्टेट में किसी अन्य अधिकारी से कराया जाता तो संभवतः साफ बात सामने आती। लेकिन यहाँ सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है कि आरोप लगाने वाला भी वही व्यक्ति है, जांच करने वाला भी वही व्यक्ति है, सजा सुनाने वाला भी एक ही व्यक्ति है। अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ, जैसे आपने देखा होगा ना कि पाकिस्तान से टेस्ट मैच होते थे तो अंपायर ही मिली भगत कर लेते थे, तो उसमें बल्लेबाज आउट ही नहीं हो सकता। तो वो हम लोगों के साथ हो रहा है और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ। देखिए, मुझको 16-17 महीने हो गए रिटायर हुए, मुझको लास्ट वेतन जो मिला था 1,54,000 मिला था और आज 16-17 महीने से हमको 10 रुपए भी नहीं मिल रहे होंगे। तो हमारी मानसिक हालत या सामाजिक हालत क्या है, हमारे परिवार का क्या दुष्प्रभाव है। और इसमें मजेदार बात यह है कि हमारी कोई गलती नहीं है। हमको जो अंतिम वेतन मिला हमने अपने आप नहीं लिया, किसी अधिकारी ने, किसी तंत्र ने, सक्षम अधिकारी ने हमें स्वीकृत किया, उसके फलस्वरूप हमें मिला है। तो ये चीजें मैं जान सकता हूँ। मैं खुद देहरादून से आता हूँ सर, उस जगह से आता हूँ। मैं खुद जहाँ पे पला बड़ा हूँ। आप लोग जहाँ से आप लोग जो वहाँ के अग्रज रहे हैं, मैं दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा, ये वो जगह है जहाँ पर कोई बेटा किसी का पर्सनल नहीं होता था, कोई बेटी किसी की पर्सनल नहीं होती थी, सारे बच्चे साझे होते थे। और ये वो हाथ हैं जिन्होंने सबको एक साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया कि कोई मोहल्ला हो, कोई इलाका हो, कोई घर हो, सब घर सबके लिए खुले होते थे। आज हालत यह है कि 16 महीनों से पेंशन नहीं आ रही है।
एक तरह से हम बोले तो हैरेसमेंट है उन लोगों का जिनको ये कहा जा रहा है कि आपको गलत पे दे दिया गया है। गलत पे इसलिए दे दिया गया है, ये कहीं प्रूव नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट आपको जिसके पास आप जिस न्यायालय के पास आप न्याय लेने जाते हैं, न्यायालय आपके साथ खड़ा है, न्यायालय ने बोला आपके साथ गलती हुई है, अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। मैं वापस आना चाहूंगा गुलवीर जी आपके पास। गुलवीर जी, क्या स्थिति है घर की, क्या तरीका है जिससे कि आप लोग अभी फिलहाल अपना, जैसे आपने बताया आपके पुत्र जो हैं वो आर्मी में हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आप ही के कई मित्र भी होंगे जो रिटायर हुए होंगे, उनके घरों की क्या हालत है सर? मैं सर एक बात और जोड़ना चाहूंगा। पीसीसी को आदेश दिया था, उनको दोषी पाया था, उसके ये इनको करना चाहिए था, लेकिन 21/9 पर चले गए। 21/9/18 में हमारा रिप्रेजेंटेशन लिया, हमने जवाब देने से पहले उन्होंने वो अपना फैसला सुना दिया। तो फिर हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने ये फिर इनको स्टे किया इसी दौरान, और उसको इन्होंने फिर पीसीसी अपने शासन को फिर पत्र लिखा। शासन को पत्र लिखने के बाद जो हमारे एसीएस अपर मुख्य सचिव तत्कालीन डॉक्टर रणवीर सिंह साहब थे, उन्होंने जो है लॉ डिपार्टमेंट से उन्होंने सलाह मांगी और लॉ डिपार्टमेंट क्लियर कट कहा कि जो डीडीआर है 26 वर्ष की सेवा के उपरांत 8900 का ग्रेड पे मिलना चाहिए, ये लीगल है। और उसके आधार पे 29/11/2018 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रणवीर सिंह ने ये आदेश प्रसारित किया कि इनको जो है 8900 दिए है, तृतीय प्रमोशन जो पोस्ट है। और उसके बाद भी ये जो आनाकानी करते रहे जैसे, और उसके बाद इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, उसको लागू नहीं किया। इसी दौरान ये चले जाते हैं छुट्टी पे, और दूसरे जो एसके दत्ता साहब ने छाड़ दिया, उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए, सही बात को दिखाते हुए, माननीय उच्च न्यायालय को आदेश को बातें करते हुए और शासन के आदेश को मानते हुए उन्होंने कर दिया। इन्होंने क्या किया कि जनवरी में आए तो पहले उसको कत्ल दिया उस आदेश को आते ही। ये मतलब इस हद तक हमारे कैडर से अपना डिसरिस्पेक्ट रखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं। और सर ये तो जो टोटल वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी है, और जिस तरीके की वे ऑफ वर्किंग रही है उसे सारा जो आपको ये पता लगी क्या होगा। और जहां तक प्रश्न किस तरह हम अपनी जीवन यापन कर रहे हैं सर, क्योंकि 38 साल की सेवा के बाद ये हुए, तो थोड़ा ये है कि चलो जैसा भी है, मेरा बेटा उसमें फौज में है, मेरी बेटी में है, उनसे थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट मिल जा रहा है। लेकिन सर उन लोगों की सोचिए, मैं ही नहीं हूँ, 10-12 लोग इस तरह के हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, तो उनकी क्या हालत होगी हम आपस में। अच्छा, दूसरा जो हमारा मानसिक तनाव भी रहता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी, वो ये लोग सोचते हैं किस तरह के लोग हैं, इन्होंने कोई गबन कर रखा है, क्या कर, हम इस लायक नहीं है किसी रिश्तेदार से ये बातें कह पाए अपनी। क्या मैं कहते यार तुम्हें 2 साल से ज्यादा हो गए पेंशन, अजीब डिपार्टमेंट है, तुमने ये क्या कर दिया। तो ये जो मानसिक स्थिति है महोदय, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं भाई। बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ सर। दूसरा मेरा सवाल ये एक सवाल है जो कि शायद कई दर्शकों का होगा, कई लड़कों का होगा, और कई स्कूल, क्योंकि ये प्रोग्राम कॉलेज जाने वाले लड़के भी देखते हैं, यूनिवर्सिटीज में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी देखते हैं। सवाल ये है सर कि कौन सा रूल है, या ऐसा कौन सा कोई रीजन तो दिया होगा सर उन्होंने कि आपको ये पे क्यों नहीं मिलना चाहिए, कुछ तो रीजन दिया होगा। उन्होंने 2 प्रिंसिपल बताए। एक तो सर रिक्रूटिंग जो रूल्स प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि आपका जो तृतीय पद है ये आपका प्रमोशन इसमें है ही नहीं, आपके जो रिक्रूटिंग रूल्स हैं। और एक जी, लेकिन उन्होंने बाद में ये माना कि नहीं है, और दूसरा उन्होंने एक मेरिट का माना कि इसमें मेरिट भी इन्वॉल्व नहीं है। इन्होंने दोनों जो अपने मनगढ़ंत वो बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं, जो वास्तव में कहीं भी नहीं है। और जितने कहा कि रिक्रूटिंग प्रिंसिपल के आधार पे, क्योंकि आपका जो रिक्रूटमेंट है वो दूसरे हिसाब से हुआ है, तो इसलिए आपके उसमें प्रमोशन नहीं है। सर उनका मानना ही गलत है। ऐसा है कि हम जो राज्य वन सेवा है उसमें प्रमोट होते हैं, 50% हमारे वहाँ पद है, और राज्य वन सेवा से हम भारतीय वन सेवा में भी होते हैं, वहाँ हमारे 33% वो है पद है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो रिक्रूटिंग प्रिंसिपल जिसका आधार ये लोग ले रहे थे, क्या ये रिक्रूटिंग प्रिंसिपल, जब आप लोग हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने इस रिक्रूटिंग प्रिंसिपल के ऊपर क्या कहा? क्या उन्होंने उसको गलत बताया, उनकी इस स्कीम को कि रिक्रूटिंग प्रिंसिपल के आधार बनाकर जैसे वो आपकी पे रुक रहे थे, क्या इसको हाई कोर्ट ने गलत बताया? नहीं, उन्होंने जो है सर, ये हमने जो ये मेरिट केस जो सुना नहीं गया, ऑन मेरिट सुना ही नहीं गया सर जी। अच्छा, वो सुना ही नहीं गया? जी जी जी, वो उन्होंने सुना ही नहीं, लेकिन
उन्होंने डायरेक्शन इन्हीं को दे दी पीसीसी को, ठीक नहीं, उन्होंने फिर बैक एक ट्रिब्यूनल को भेजा। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल चूंकि हमारा जो छोटा कोर्ट है वो सब सर्विस मैटर्स के लिए, उन्होंने उसको रेलीगेट कर दिया। तो और अभी भी चला, और वहां से भी हमें ये स्थितियां वहां भी अपना प्रभाव डाल दे रहे हैं हमारे जो पीसीसी लोग हैं। पहले उन्होंने आपकी पे रोकी, उसके बाद हाईकोर्ट पे जाने के बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि आपको ये पेमेंट्स मिलनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने ये एक नई कहानी के साथ आए कि आपकी रिक्रूटिंग प्रिंसिपल्स के आधार की वजह से आपको नहीं मिलना चाहिए या मेरिट की वजह से आपको नहीं मिलना चाहिए, और अब आप फिर से लड़ रहे हैं। अगर आप ये फिर से लड़ते हैं, फिर से जीतते हैं, तो ये कोई नई कहानी के साथ आएंगे। लबाव ये है कि हम जैसे ही कोई क्लियर करते हैं, फिर एक हर्डल, एक दूसरी बाधा इस तरह ये खड़ी कर दे रहे हैं, और ये अनएंडिंग है। ये इनके मतलब इनकी मंशा है ही नहीं है, इतना एडामेंट है ये, इनकी वे जो फंक्शन है इसी तरह की रही है सर। ये तो दर्शकों को मैं बताना, अच्छा एक चीज और, जो 29/11/2018 का जो आदेश है सर, दैट स्टिल एग्जिस्ट, और वो आज भी लागू है, वो कहीं खत्म नहीं हुआ है, और उसके हिसाब से हम 8900 जो ग्रेड पे है उसके दावेदार है, उसके हकदार है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई नई चीज आती है, वो कोर्ट में है, तो कम से कम तब तक जो आदेश पारित हो रखा है उसके हिसाब से तो बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इसका अगर सरकार गलत, क्योंकि सरकार अगर इसमें गलत साबित होती है, और वो लोग जो कि आजकल तनाव में हैं, जिनके घर नहीं चल रहे हैं, आखिर कितने सालों तक वो तड़पते रहेंगे। दूसरा और ऐड करूं, के बाद भी सरकार से एक डिसीजन, कोर्ट से एक डिसीजन आने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पाता है। आखिर कब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी? मैं फिर अपने दर्शकों से पूछूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें, अपनी बात लोगों तक लाएं, और अपने लोगों से बात करें, अपने घरों में बात करें, उनको बताएं कि सरकार में रह रहे लोग भी उसी समाज का हिस्सा है, क्योंकि वो अपनी बात आप तक रख नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपनी बात आपके सामने रखते हैं, सरकार उनके पास आ जाती है। जब उनके पास आती है, पूछती है कि किस आधार पे वो सरकार की बातें, क्योंकि वो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, क्यों अपनी बातें वो लोगों के सामने रख रहे हैं। देखिए, बहुत ही ताकत का काम, बहुत ही एक तरह से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। अगर मैं बोलूं, आज गुलवीर सिंह जी और सुरेंद्र सिंह जी हमारे पास, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, माफ कीजिएगा सर, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। यही जो रिक्रूटिंग रूल्स वाला जो प्रिंसिपल है, जो हमारे यहाँ जेई है, और चाहे पीडब्ल्यूडी में है या माइनर इरिगेशन में है, वहां भी नहीं, उनकी सेवा नियमावली नहीं है, उनको मिल जा रहा है। तो ये टोटल दिस इज ए मैटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जी मिल जा रहा है वो भी। अच्छा, तो की बात है कि एक सरकार दो तरह के उसके वो कर रही है, एक इंटरप्रिटेशन दे रही है। जी, ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों से कोई दुश्मनी, कोई ऐसी लड़ाई हुई थी क्या सर शासन से? मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि दो लोगों की आपस में भिड़ंत हुई है, और जब तक ये ऑफिसर रहेंगे तब तक शायद आपको पे ग्रेड नहीं मिल पाए। क्या आपने सीएम से भी गुहार लगाई? सीएम का इस पर क्या कहना था? वो सर ऐसा है, हमारा जो कैडर है बहुत डिसिप्लिन कैडर है, हम हमेशा हम वर्दीधारी भी रहे हैं, और इस तरह की कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ इनजस्टिस होता है वहां हम अपना बात कहते हैं, और मर्यादा के अंतर्गत करते हैं। हम सीएम के भी आ गए थे, अपना फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब के भी गए थे, लेकिन मर्यादाओं के अंतर्गत हमने तमाम अपने विकल्प टटोने चैनल्स को फॉलो करते हैं, चैनल्स को फॉलो करते हैं। मर्यादा को, वर्दी की आपने बात करी है, आपने बात करी है फॉरेस्ट की, और मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकता हूं सर, क्योंकि हम भी हमारा डीएनए जंगली है, हम पहाड़ से हैं, और मैं जानता हूं कि हम एक नेशनलाइज पोर्टल पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज का मुद्दा, जैसे आपको मैंने बताया था, ये इमोशनल है हमारे लिए और हमारे सारे लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। प्लीज अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ इस प्रोग्राम को देखिएगा, सुनिएगा कि क्या कह रहे हैं हमारे लोग, हमारे अग्रज, हमारे बड़े आज हमारे साथ अपना दर्द व्यक्त करने आ रहे हैं। ये वर्दीधारी लोग हैं, ये रोज इस तरह की बात नहीं करते हैं, ये वर्दीधारी लोग हैं। आज भी इन्होंने जो शालीनता के साथ अपनी केवल बात रखी है, अपनी न्याय की बात हमारे सामने रखी है, एक गुहार भी नहीं लगाई है। मुझे उम्मीद थी कि शायद आज आप यहाँ पे गुहार लगाएंगे, लेकिन शायद वर्दी में कहीं ना कहीं वो जज्बा होता है कि अब लड़ाई पूरी अपने कंधों पर लेके चलते हैं। और मैं आई एम प्राउड टू से सर कि वी वर कनेक्टेड विद यू, आई एम प्राउड टू से कि ऐसा कुछ हुआ है, एंड वी वुड ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फाइट, वी वुड ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस इशू दैट इज गोइंग फॉरवर्ड। और हम कोशिश करेंगे कि एक कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ले जाएं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र सिंह जी, और मैं आशा करता हूं कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो।